प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें वार्षिक परीक्षा 2024 का मॉडल पेपर जो विषय विज्ञान का है उसको आज हम आपको विधिवत हल कराएंगे। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यह जो पेपर होता है वह आपका 3 घंटा 15 मिनट का होता है और 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और 3 घंटे में आपको पेपर को हल करना है। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 दिए जाते हैं जिनका आंसर आपको OMR सीट पर देना होता है। अब इसमें भी देखिए 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है भौतिक विज्ञान का, दूसरा जो पार्ट होता है रसायन विज्ञान का है और तीसरा जो पार्ट होता है वो जीव विज्ञान का। तो अब देखिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं खंड आ से, जो है भौतिक विज्ञान, जिसको हम उपखंड का भी कह सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है ध्वनि की सबसे अधिक चाल होती है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, ध्वनि की सबसे अधिक चाल होती है, यहाँ पर चाल छूट गया है तो मैं लिख देता हूं ध्वनि की चाल। यहाँ पर लिख ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है निर्वात और चौथा ऑप्शन है डी वायु। तो देखिए वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है और निर्वात में तो ध्वनि चल ही नहीं सकती है। तो हम ऐसे बोले कि निर्वात में ध्वनि की चाल तो 0 होती है, लेकिन यहाँ पर लोहे, जल और वायु में सबसे कम चाल होती है वायु में, उससे ज्यादा होती है जल में और सबसे ज्यादा होती है लोहे में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि निर्वात में चाल हो जाएगी सबसे कम, यानी कि बिल्कुल 0 नहीं होती है, 0 होती है। वायु में होगी कम, जल में उससे ज्यादा और लोहे में सबसे ज्यादा। आपसे सबसे ज्यादा चाल पूछी गई है, इसलिए यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोहा या लोहे में। दूसरा क्वेश्चन है जूल किसका मात्रक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बल, दूसरा है कार्य, तीसरा है शक्ति और चौथा ऑप्शन है सभी का। तो बल का मात्रक होता है देखिए न्यूटन, कार्य का मात्रक होता है जूल और शक्ति का मात्रक होता है वाट या जूल प्रति सेकंड। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, कार्य। और यहां मैं प्रश्न नंबर भी डाल देता हूं, यहां पर ए 1 नंबर हो गया और ये हो गया 2 नंबर। अब आते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मैग्नीशियम, मैग्नीज, पारा और सिल्वर। देखिए पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही है, पारा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहां लिख देता हूं, 1 किलोग्राम भार का मान किसके बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम भार का मान यहां पर लिखा हुआ ए ऑप्शन 0.98 न्यूटन, 9.80 न्यूटन, 98 न्यूटन और इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलोग्राम भार होता है 9.8 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर आएगा बी और ये है 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 की तरफ। संवेग का मात्रक, यहां पर मैं 5 लिख देता हूं, 5। संवेग का मात्रक, संवेग का देखिए जो फार्मूला होता है वो होता है P बराबर m × V।
अब यम यहां पर द्रव्यमान हो गया, वी हो गया वेग यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और ऑप्शन चेक करिए, पहला ऑप्शन है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें में जो सही होगा ए ऑप्शन सही है, और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए रॉकेट ऑप्शन दिया है ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, और इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, द्रव्यमान के संरक्षण पर कार्य भी नहीं करता, बल्कि संवेग संरक्षण के पर कार्य करता है। तो रॉकेट के कार्य करने का जो प्रिंसिपल यानी सिद्धांत है वह है संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 यानी 7 है, दाब का मात्रक बताइए। तो दाब का मात्रक दिया है पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और यह है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन, और ए और बी। यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए दाब का जो फार्मूला होता है, दाब होता है P बराबर F अपान A, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये बी तो सही है, लेकिन यहाँ पर पास्कल भी लिखा है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को आप पास्कल भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 7 का डी ऑप्शन सही है, और ये कहा जाएगा पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। तो ये तो थे भौतिक विज्ञान के 7 क्वेश्चन। अब चलते हैं रसायन विज्ञान की तरफ, यानी उपखंड खा में। इसमें देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण यानी कि पदार्थ है, समांगी पदार्थ कौन सा है? ये देखिए लिखा है जल, दूध, धुआं और बारूद। तो समांगी पदार्थ देखिए यहाँ पर दूध है, और ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा, दूध। क्वेश्चन नंबर 9 है, भौतिक परिवर्तन है दूध से दही बनना, मोम का पिघलना, कागज का जलना और सभी। देखिए भौतिक परिवर्तन वही होते हैं कि वह परिवर्तन जो परिवर्तन होने के बाद यदि हम पुनः पूर्व अवस्था में उनको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दूध से दही बनना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, तो मोम जब पिघलेगा तो ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाएगा, लेकिन उसको ठंडा करेंगे तो आप पुनः उसको मोम के रूप में प्राप्त नहीं की ठोस के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का या क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट सही है, बी ऑप्शन सही है, मोम का पिघलना। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है, कौन मूल कण नहीं है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, और इनमें से कोई नहीं। तो मूल कण देखिए इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये मूल कण है, अल्फा कण यहाँ पर मूल कण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सही है सी, अल्फा कण, अल्फा कण। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोटॉन की खोज किसने की? ऑप्शन है चैडविक, रदरफोर्ड, डाल्टन, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन की खोज की है ये रदरफोर्ड ने, और क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर होगा बी, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्थान घेरता है। देखिए स्थान घेरता है कौन? द्रव, ठोस, गैस और तीनों। देखिए ध्यान रखना है, स्थान द्रव भी घेरता है, स्थान ठोस भी घेरता है, और स्थान गैस भी घेरती है। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा सही, तीनों यानी कि डी, तीनों। अब क्वेश्चन नंबर आता है 13, द्रव को गर्म करने पर
उसके अणु दूर दूर हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और आपस में मिल जाते हैं। तो द्रव को जब गर्म करेंगे तो उनके अणुओं के बीच की दूरी अधिक हो जाएगी और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सही है ए, दूर दूर, दूर दूर। क्वेश्चन नंबर 14 यह है, निम्न में कौन सी धातु है? N दिया है, S दिया है, O दिया है और Mg दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सही है डी, मैग्नीशियम Mg ये धातु है। ये हो गया डी। अब लास्ट जो है इसमें पार्ट उपखंड जिसको कहेंगे जीव विज्ञान का, और जीव विज्ञान में जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? केंद्रक, कोशिका, ऊतक और इनमें से कोई नहीं। तो सजीव की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन नंबर बी, कोशिका होती है, कोशिका। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त क्या है? पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और इनमें से कोई नहीं। तो रक्त जो होता है वह संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक। और ऑप्शन नंबर यहां पर सही होगा ये बी, ये बी ऑप्शन हो गया और संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये मैं यहां पर 17 लिख देता हूं। ये है, केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज ऑप्शन दिया हुआ डार्विन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 18 है, पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह होता है। ऑप्शन दिया है क्लोरोप्लास्ट, डीएनए में, एटीपी में और इनमें से कोई नहीं। तो पादप कोशिका में ऊर्जा का जो संग्रह होता है वो एटीपी में होता है और ऑप्शन यहां पर हो जाएगा 18 का सी सही, एटीपी। क्वेश्चन नंबर 19 है, रबी की फसल कौन सी है? देखिए रबी की जो फसल होती है अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, वो कौन सी फसल होती है? गेहूं, चना, जौ, मटर आदि। तो देखिए यहाँ पर मक्का, मूंग, मटर दिया हुआ है, बाजरा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, मटर। और इस प्रश्न में यानी कि लास्ट क्वेश्चन है 20, जो इस उपखंड का लास्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम का निर्माण कहाँ होता है? डीएनए और प्रोटीन में, प्रोटीन और वसा में, प्रोटीन और आरएनए और इनमें से कोई नहीं। तो क्रोमोसोम का निर्माण होता है डीएनए और प्रोटीन में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही हो जाएगा, डीएनए और प्रोटीन। तो ये थे आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना था। अब आगे बढ़ते हैं खंड बा की तरफ, जिनका आंसर आपको कॉपी पर लिख करके देना है। उपखंड का पहला प्रश्न है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखो तथा स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? न्यूटन ने यह बताया था कि दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उनके दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, देखिए गलती से हो गया, आकर्षण बल पदार्थों के या कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि हम इसको ये लिख सकते थे, F समानुपाती m1 m2 अपान r स्क्वायर। यहाँ पर m1 हमने माना है एक कण का द्रव्यमान, m2 माना है दूसरे कण का द्रव्यमान, और दोनों कणों के बीच की दूरी कितनी होती है? मान ली कैपिटल या स्मॉल r। जैसे हम यहाँ पर एक कण m1 लिख दें
और एक कण M2 लिख दें और इनके बीच की दूरी को R बता दें, तो जो इनके बीच लगने वाला बल होगा F समानुपाती M1 M2 अपान R स्क्वायर। इसको समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट यहाँ पर आप कैपिटल G लिख देते हैं, M1 M2 अपान R स्क्वायर। ये है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। अब यहां पर था स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध बताइए। अब क्या करें, यहां पर यदि हम एक कोई ये मान लें पृथ्वी, जिसकी त्रिज्या को लिख लें RE, ये इसका सेंटर हो गया, और कोई पिंड यहां पर रख दें M द्रव्यमान का, और पृथ्वी का द्रव्यमान मान लें ME। तो इसमें भी गुरुत्वाकर्षण नियम लगा दें, यानी कि लिखे क्या, माना कि M द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी की सतह पर रखा है, जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान ME और त्रिज्या RE है। तो ये जो M द्रव्यमान का पिंड जब पृथ्वी की सतह पर रखा गया, तो और यहाँ पर जो पृथ्वी का द्रव्यमान ये माना जाता है कि केंद्र पर निहित है, इनकी ये जो अप्लाई है वो केंद्र पर ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ME और M के बीच की दूरी कितनी है, RE है। तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा कैपिटल G, M द्रव्यमान हो गया ये ME अपान RE स्क्वायर, F बराबर कैपिटल G ME बटे R स्क्वायर। अब न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर होता है mg। F बराबर क्या हो गया, mg। तो आप यहाँ पर F की जगह पर mg लिख लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है किसी वस्तु का जो भार होता है उस बल के बराबर होता है जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। तो हमने mg लिख लिया। अब यहाँ पर कैपिटल G हो गया, m यहाँ पर स्मॉल m भी लिख सकते हैं, और ME अपान RE स्क्वायर, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया। अब ये बन गया आपका स्मॉल g बराबर कैपिटल G ME अपान RE स्क्वायर, और ये रिलेशन हो गया स्मॉल g और कैपिटल G में। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगे किसे कहते हैं, और इनके दो अंतर भी लिखना है। तो अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिन तरंगों के चलने से माध्यम के कण तरंग चलने के जो है माध्यम के कण तरंग चलने के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। जैसे कि हम ये बात करें, ये तरंग जैसे इस तरह से चल रही हो, ऐसे तरंग चल रही है, ये तरंग की गति तो ये हो गई, और इसमें जो माध्यम के कण हैं ऊपर नीचे ऐसे ऐसे गति कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो तरंग होती है वो क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं वे तरंगे या वह तरंग जिनके चलने से माध्यम के कण तरंग चलने की गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, इन तरंगों को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अब है अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं। जब कोई तरंग किसी माध्यम में चलती है तो माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। जैसे स्प्रिंग आप ले लीजिए, ये स्प्रिंग ये ऐसे ले लीजिए, और स्प्रिंग से कोई पिंड ऐसे बांध दीजिए, और फिर इसको ऐसे खींच दीजिए, और खींच के आप छोड़िएगा। तो जब पिंड जिधर की तरफ गति करेगा, पिंड नीचे जा रहा होगा तो छल्ले भी नीचे आ रहे हैं, स्प्रिंग के जो छल्ले हैं वो भी नीचे आएंगे। पिंड ऊपर की तरफ जाएगा, छल्ले भी कैसे जाएंगे, ऊपर की तरफ गति करेंगे। तो पिंड की गति के अनुरूप इसमें जो स्प्रिंग है इसके छल्ले की गति होगी। तो ऐसी तरंग क्या कहलाती है, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। अब इनके दो अंतर क्या है। तो पहला अंतर तो यही हो गया कि इस अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, और इसमें तरंग चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग जब चलती है, तरंग के शीर्ष एवं गति के रूप में संचलित होती है। एक शीर्ष और एक गर्त, इनकी कहते हैं इसमें सरंग और गर्त बनते हैं, इसमें संपीड़न और विरलन होते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। अब ये अनुप्रस्थ तरंग के चलने से माध्यम के दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर दाब बढ़ जाता है। माध्यम का दाब यानी कि जहाँ पर संपीड़न होगा वहाँ पर दाब जो है
बढ़ जाएगा और जहां पर विरलन होगा वहां पर दाब घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिंड की गतिज ऊर्जा 800 जूल है, इस पिंड का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, तो पिंड का वेग बताइए। तो गति ऊर्जा के बराबर दिया हुआ है 800 जूल, पिंड का द्रव्यमान है 4 किलोग्राम, वेग v निकालना है तो v बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको फॉर्मूला पता है, गति ऊर्जा के बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। के की जगह पर आप लिख लीजिए 800, ये लिखिए 1/2, m की जगह पर लिखिएगा 4 और यहां पर लिखिएगा v स्क्वायर। इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 400, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400, तो v बराबर आएगा √400, तो वेग v बराबर होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है जो 6 नंबर में है। मानव कर्ण की संरचना का वर्णन करना है, मानव कान के चित्र को आपको बना के उसका वर्णन करना है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है, तो ये आपको कर लेना है। अब आते हैं उपखंड बा में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किससे कहते हैं, इसको अभी हमने इसी जो है पेपर में आपको बताया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, ठोस द्रव और गैस की अवस्था की तुलना करना है। देखिए, ठोस का आकार, आयतन और निश्चित रहता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं लेकिन आयतन इसका निश्चित होता है और आकार भी निश्चित नहीं होता है, और गैस का ना आकार ना आयतन ना आकृति कोई निश्चित नहीं होती है। ठोस का घनत्व ज्यादा होता है, इसका घनत्व उससे कम होता है और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक तत्व का परमाणु भार 23 है पर नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, तत्व की परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मान बताइए। देखिए, यहां पर परमाणु भार दिया है तो आपको यहां पर परमाणु भार लिखना है, कितना है 23 है। न्यूट्रॉन दिए हैं तो न्यूट्रॉन हो गया 12 ये दिया हुआ है। अब परमाणु क्रमांक पूछा है, परमाणु क्रमांक बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एक सूत्र होता है परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो परमाणु भार कितना है 23 है, प्रोटॉन यहां पर कितने हैं हमको नहीं पता है, तो प्रोटॉन की जगह पर p लिख लीजिएगा। न्यूट्रॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन है 12, तो घटा दीजिए आप 23 में से 12 घटा दीजिएगा तो p हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो p बराबर आएगा 11, तो 11 हो गए प्रोटॉन। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बराबर आएंगे 11, और ये परमाणु क्रमांक के बराबर ये होता है परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, ये कह सकते हैं। तो परमाणु क्रमांक भी यहां पर कितना होगा 11, परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 और प्रोटॉन भी 11। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, विलेन क्या है, इसके 4 उदाहरण दीजिए और गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। जैसे आप शरबत बनाइए, नींबू पानी मिलाइए, तो ये, या शरबत में भी नींबू डाल दीजिए, तो ये कैसा हो गया समांगी मिश्रण। पारदर्शी कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण, वो भी पारदर्शी मिश्रण क्या कहलाता है, जो विलेन कहलाता है। अब इसके 4 उदाहरण देना है तो हमने आपको बता दिया, आप शरबत है, ठीक है, और नींबू पानी है,
और इनके गुण धर्मों को लिखना है। ये कह सकते हैं कि विलयन एक समांगी मिश्रण है और ये विलेय और विलायक के कणों के आकार लगभग समान होते हैं। इनको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, इनकी हम फिर जो है आसानी से इनको अलग नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं उपखंड गा में। क्वेश्चन नंबर 9 है गुणसूत्र किसे कहते हैं, इनके कार्यों को संक्षेप में लिखे। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, केंद्रक द्रव्य में सूक्ष्म तंतुओं का एक जाल फैला होता है। कोशिका विभाजन के समय ये तंतु अपेक्षाकृत मोटे और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इन्हें गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम कहते हैं। ये मुख्यतः डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि इसको डीएनए भी कहते हैं से बने होते हैं। इनके कार्यों को आपको संक्षेप में लिखना है। तो इनके कार्य हैं गुणसूत्र वंशागत के आधार पर आधार है, इनके कह सकते हैं गुणसूत्र वंशागत के आधार हैं और इन पर उपस्थित जीन्स के कारण ही केंद्रक आनुवांशिक गुणों को संतान में ले जाता है। दूसरा है कोशिका के संतुलित विभाजन में गुणसूत्र ही मुख्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अस्थि तथा उपास्थि में अंतर आपको 4 लिखने हैं। तो देखिए अस्थि के विषय में पहले लिख लीजिए। अस्थि एक दृढ़ संयोजी ऊतक है। क्या बताएंगे, अस्थि एक दृढ़ संयोजी ऊतक है और उपास्थि क्या है, ये एक लचीला ऊतक है। तो आपको एक अंतर पता चल गया। दूसरा, ये इन्हें जो है निश्चित आकार आकृति व सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो शरीर को एक निश्चित आकार और सुरक्षा प्रदान करती है और ये ऐसा जो है नहीं है, ये दबाव सहन करने की क्षमता में है, अधिक क्षमता रखता है। फिर इसमें जो है ये जो अस्थियां हैं इनमें लगभग 38% भाग कार्बन और 62% भाग अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और इसमें जो है ये उपास्थियां जो होती हैं ये प्रोटीन और शर्करा की बनी होती हैं। तो इस तरह से इसमें आपको 4 अंतर लिख देने हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 ये लास्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। ये संरचना ऊतक का चित्र बना के आपको उसका वर्णन करना है। तो ये था आज का मॉडल पेपर। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।